बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में जो भी बदलाव किए हैं उसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या हमें नई व्यवस्था में जाना चाहिए, यानी न्यू इनकम टैक्स रिजिम में, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे बदलाव ऐसे किए गए हैं जिसका आप पर काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है। तो आज उन सारे बदलाव और उन सारे बदलाव से उपजे हर सवाल का आपको ठोस जवाब देंगे, क्योंकि हमारे साथ सवाल पूछने वाले लोग भी हैं जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, और दूसरे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोगों के सवाल जो उनके मन में हैं, खासतौर से इस बजट के पेश होने के बाद। बजट में सबसे बड़ी बात कही गई कि इन नई इनकम टैक्स रिजिम को ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद खासतौर से जो नए लोग हैं, नई नौकरियाँ पाए हैं, उनके पास कई सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं। आपके पास कोई सवाल है कि आपने बजट सुना, क्या आपके मन में सवाल उठा? मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी जॉब लगी है और मैं टैक्स प्लानिंग के लिए सोच रहा था, तो लोग मुझे एडवाइस कर रहे थे कि आप पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इन्वेस्ट करूं ये लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ में, और मुझे कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम? ये नई स्कीम आने के बाद कोहली साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि आमतौर पर लोग टैक्स बचाने के लिए भी पीपीएफ और इंश्योरेंस लेते थे। अब तो इन जैसे लाखों लोग होंगे जो इस तरह के उलझन में फंसे होंगे, क्या जवाब उनके लिए? बिल्कुल, इनकी नई जॉब लगी है, बड़ा धर्म संकट है कि एक तरफ सेविंग भी करनी है, बुढ़ापे के लिए जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, बड़े खर्चे के लिए जोड़ना है, और दूसरी तरफ अब उस पे से जो अट्रैक्शन था टैक्स सेविंग का वो जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि सेविंग की आदत, लक्ष्मण, एक ऐसी आदत है जो कि छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, टैक्स एडवांटेज ना रहे, पर इन्होंने जो दो चीज़ों की बात करी, पीपीएफ बहुत अच्छी स्कीम है, 7% रिटर्न है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो मैं समझता हूँ सेविंग थोड़ी बहुत फिर भी करते रहनी चाहिए। भले ही न्यू टैक्स रिजीम में आने के बाद इनको उसका सीधा नहीं लाभ मिल रहा हो। मुझे लग रहा है वित्त मंत्री महोदया भी ये संदेश कभी नहीं देना चाहती होंगी कि आप सेविंग करना छोड़ दीजिए। लेकिन मैं पूछूं कि अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिहाज से सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग करने का फायदा नहीं मिलेगा टैक्स में। देखिए, खाली टैक्स बचाने के लिए तो सेविंग करनी चाहिए भी नहीं सैद्धांतिक रूप से। सेविंग का मकसद आपको नहीं, मैं और ज़्यादा सटीक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई सिर्फ इसलिए सेविंग कर रहा हो कि मुझे टैक्स बचाना है, तो अब नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के बाद क्या उस टैक्स बचाने के लिए सेविंग करना चाहिए? टैक्स सेविंग करने से टैक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। फिर अगर खाली टैक्स के लिए आप सेविंग कर रहे हैं तो फिर उस सेविंग से हट के और भी बहुत, कहते हैं और भी गम है ज़माने में, आप और चीज़ों पे भी जा सकते हैं। खाली टैक्स वाली जो सेविंग है उसको आप छोड़ सकते हो। तो इसके लिए ऐसे मामले में इनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगा। और पीपीएफ मैं इनको सलाह दूंगा, ये ज़रूर फिर भी खोलें, इनको आगे काम आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क कवरेज होता है, वो उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इन सेविंग्स का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के तब इनको चयन करना चाहिए। अगर वो टैक्स सेविंग ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं तो फिर करने का फायदा नहीं, छोड़ सकते बाकी हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, छोड़ सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। आपके पास कोई सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरी सैलरी है 60,000 रुपये, तो क्या मुझे नई रिजीम में जाना चाहिए या नहीं, या पुरानी रहनी चाहिए? सैलरी आपने बताई? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। 60,000 रुपये सैलरी महीने का है, तो यानी आपको 7,20,000 के आसपास सैलरी होगी सालाना। तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, 7,20,000 हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब तो पता है आपको, न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुकी है जो कि पहले नहीं होती थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लें तो 6,70,000 रह जाती है। और अगर आपने, इन्होंने वित्त मंत्री महोदया का कल बजट स्पीच सुना था जो अभी आया है, तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब सैलरी बढ़ेगी तब देखी जाएगी। नहीं, ये 7 लाख वाले में मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए। जो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या 7 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा या फिर कुछ उसमें पेच है? बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे से भी बहुत लोगों ने, लक्ष्मण, कल जब से बजट स्पीच आई तब से लोगों ने पूछा है। और इसमें कैच ये है कि 7 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो एक सेक्शन 87A होता था, आपको याद होगा, हम टैक्स गुरु में अक्सर इसका जिक्र करते हैं। वो 87A अब चल के न्यू टैक्स रिजीम में आ गया है, यानी कि 25,000 रुपये टैक्स आपका कुल मिला के बचता है। और 7,000 पर जो ही आप पार करते हैं उस लक्ष्मण रेखा को, क्षमा करिए आपका नाम ले रहा हूँ, जैसे ही आप उसको पार करते हैं तो आपके ऊपर वो स्लैब्स अप्लाई हो जाते हैं, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख। पर जब तक आप 7 लाख के अंदर रहते हैं तब तक के लिए 0 टैक्स रहेगा। तो इनके लिए खुशखबरी, 0 टैक्स। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि 7 लाख वाले जो बदलाव है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए है, बिल्कुल ओल्ड टैक्स वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल उनके लिए नहीं है। उनके लिए वही पुराना जो चल रहा है 2.5 लाख वाला मॉडल है, वही चल रहा है। 2.5 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख पुराने, उनके लिए बाकायदा स्लैब्स लागू हैं। और इसीलिए लक्ष्मण, ये पुराने स्लैब्स वित्त मंत्री महोदया ने हटाए नहीं हैं,
क्योंकि जिन लोगों ने कमिटमेंट की हुई थी, जो लोग इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करना चाहते हैं, उनके लिए अभी रखा हुआ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप रखिए। पर बाय डिफ़ॉल्ट अब आप जब पोर्टल खोलेंगे ना, तो आपको नया रिजीम अब बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले होता था कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको चुनना होगा, अब यह है कि नहीं, आपको पुराने में जाना है तो चुनना पड़ेगा। पुराने को चुनना पड़ेगा। पुराने को कैसे चुनेंगे, इस पर आपसे बातचीत करूँगा, लेकिन एक और सवाल मैं ले लेता हूँ इनसे। जी सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ और अंडर ओल्ड रिजीम हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें न्यू रिजीम के अंडर मिलेगी कि नहीं? क्योंकि जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हमें कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है न्यू रिजीम के अंडर। स्टैंडर्ड डिडक्शन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने कई शो में उठाया भी था इस मुद्दे को। बिल्कुल, आपको याद होगा हम डिस्कस करते थे कि नई रिजीम को लुभावना बनाया जाए। आपने भी मुहिम चलाई कि नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाएँ। तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ पहुँच गई वित्त मंत्रालय के गलियारों में और उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को ले आए वापस, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी आपको। फिर से एक बार साफ कर दे, पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी। अब न्यू टैक्स रेजिम, अब ये न्यू जो आई है, हाँ, उसमें मैं उसको न्यू कहता हूं। न्यू हो गया, तो ये न्यू डिडक्शन है। जी बिल्कुल, 50,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं जहाँ आपको फायदा मिलेगा। आपके पास कोई सवाल? नमस्कार, मेरा 20 साल का हाउसिंग लोन है, तो उसमें 2.5 लाख का इंटरेस्ट है और लगभग 75,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो क्या मुझे न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहिए या पुराने रिजीम में ही कंटिन्यू करना चाहिए? जी हाँ, ये यक्ष प्रश्न है लक्ष्मण। इसलिए यक्ष प्रश्न है क्योंकि बहुत सारी जगह चर्चा हो रही है कि क्या अब भी पुरानी रिजीम अट्रैक्टिव रहती है। तो अब इन्होंने तो हाउसिंग लोन लिया हुआ है, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसका तो 15-20 साल तक किस्त जाती रहती है। तो हम एक सीमा तय करते हैं, जब हम कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमको एक सीमा दिखाई देती है। वो सीमा कहती है कि जब आप लगभग 8.25 साढ़े 8 लाख रुपए तक अगर आप 80C और 80D में खाली निवेश कर रहे हैं, तो पुरानी रजीम आपके लिए अभी भी अट्रैक्टिव बनी रहेगी। पर साथ में हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, जो कि आपने लिया हुआ है, तो 15 लाख रुपए तक करीब आपके लिए पुरानी रजीम फिर भी अट्रैक्टिव रहेगी। यानी कि पुरानी रजीम में टैक्स कम आएगा, नई रजीम में ज़्यादा आएगा। पर जैसे ही 15 पार करेंगे तो आपको नई रजीम अट्रैक्टिव दिखनी शुरू हो जाएगी। शर्त यह है, हाउसिंग लोन होना चाहिए, 80C होना चाहिए, 80D होना चाहिए। तो मतलब ये रहा कि अगर आप हाउसिंग लोन लिए हैं, अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपए तक है, तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रजीम बेहतर है। शर्त यह है कि आप 80C पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 लाख, और 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 पूरा दे रहे हैं और हाउसिंग लोन लिए जी। 15 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको न्यू टैक्स रेजिम ज़्यादा बेहतर। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो धूमिल होती जाएगी। पुरानी रजीम आपके लिए वो फीकी पड़ती जाएगी। और अगर मान लिया कि कई लोग जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है, तो उनके लिए क्या है? जिन्होंने होम लोन नहीं लिया है, तो 8.25 लाख रुपए की जब आप एक इनकम की सीमा पार करेंगे तो आपको नई रजीम चमकती हुई दिखाई देने लग जाएगी। 8.25 लाख तक। लेकिन ऐसे लोग हैं क्या कि 80C 80D का पूरा फायदा ले लेते हैं? बहुत लोग हैं लक्ष्मण। आप 80C की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड में ही कट जाता है इतना तो, और उसके अलावा PPF है, NSC है, इंश्योरेंस है, हाउसिंग लोन रीपेमेंट है, बच्चों की ट्यूशन फ़ी है, स्टैम्प ड्यूटी मकान की, ये सब मिला के 1.5 लाख तो पता ही नहीं लगता कब भर जाता है। और मेडिकल इंश्योरेंस तो मैं समझता हूँ हर किसी की ज़रूरत है, आजकल हर व्यक्ति लेना चाहता है। खासकर कोविड के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। 80C 80D सबसे मशहूर चैप्टर 6A की डिडक्शंस में से दो हैं। अब ये सारी बात रही न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं जो बजट में घोषणा की गई थी। उन बदलावों का भी काफ़ी ज़्यादा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और टैक्स गुरु का एक स्पेशल एपिसोड, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट में की गई घोषणाओं के बाद अब आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और उन घोषणाओं से जो भी सवाल उपजे हैं, हर उस सवाल का आपको ठोस जवाब दिया जा रहा है। और हमारे साथ दर्शक हैं जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, टैक्स की व्यवस्था पर पैनी नज़र रखते हैं, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोहली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा। तो पहले एक फॉर्म होता था जो हम भरते थे अगर हमको न्यू पे जाना है, तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम ओल्ड रहते थे। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि न्यू है, लेकिन अब किसी को मन के नहीं हमको तो ओल्ड में बने रहना है, तो क्या उसी फॉर्म को भरना होगा? जी हाँ, जैसे ही ये पोर्टल पे अपडेट होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे सारी कैलकुलेशंस डाली जाएंगी। आपको याद होगा पहले लोग चूज़ करते थे
तो फॉर्म 10(1)E होता था जिसको भरा जाता था, जिसको भर के आप चूज़ करते थे। तो ऐसा ही कोई फॉर्म अब नए पोर्टल पे लाया जाएगा। और बहुत सारे लोग, लक्ष्मण आपके सवाल से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब अब कैसे पता लगेगा हमें कहाँ जाना है, हमें सीए के पास जाना है या खुद कैलकुलेशन करें। तो पोर्टल पे कैलकुलेटर भी डाला जाएगा जिसमें आप अपनी फिगर डाल के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से रेजिम बेहतर रहेगा। बेहतर है, और उसके लिए आपको फॉर्म चुनना होगा अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो, और नहीं तो न्यू में आपके अपने हिसाब से। अब आप कुछ नहीं करेंगे तो आप न्यू में आ जाएंगे। और यही नहीं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स जो टीडीएस काटते हैं वो नए के हिसाब से काटना शुरू कर देंगे, तो अच्छा, उनको वहाँ भी बताना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं लोगों का सवाल लूँ, पहले ये था कि आपने ओल्ड को एक बार चुन के न्यू में चले गए तो आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता था अगर आपको सैलरी से अलग कोई कमाई हो रही है तो। इसमें शायद कुछ बदलाव किया गया है। इसमें बिजनेस वाले के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, पर बाकी जो है इसके लिए कोई बहुत स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया गया है मेरे हिसाब से कि आप वापस, अगर हम पिछले वाले का लें उस हिसाब से तो आप हर साल स्विच कर सकते हैं, पर बिजनेस वाले के लिए आपको याद होगा वो एक बार वहां जाके वापस नहीं आ पाते थे। तो अगर हम उन्हीं रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ओल्ड में चलेगा तो फिर न्यू में नहीं आ सकता बिजनेस वाला, पर सैलरी वाले के लिए ये चॉइस पहले तो थी, मैं उम्मीद मुझे करता लगता हूँ कि अब भी पहले वाले जो चॉइस तो ये था कि आप तो आ गए सरकार के जो नए प्रावधान में, तो वापस जाने के को मौका दिया जाए। इसमें मौका देना चाहिए क्योंकि ओल्ड में गए तो मेरे वापस हिसाब सरकार से देना चाहती है कि चाहिए। न्यू में हाँ, लोग बिल्कुल आए। देना खैर, इस पर बातचीत करें, लेकिन इसमें बजट में कई सारे ऐलान किए गए जो न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम से अलग हट करते, वैसे भी कुछ सवाल लेते हैं। आपको देख के अमिताभ बच्चन जी की याद आ गई। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद अरोरा है और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। लोग मुझे अमिताभ बच्चन समझते हैं लेकिन मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। मेरा बोल वैसे ही रहे। जी भाई साहब, मेरा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है और मेरी 2.5 करोड़ तक की टर्नओवर है साल की। क्या मैं प्रेजेंटिव टैक्स के लिए अवेल कर सकता हूँ? इनका सवाल का जवाब लेंगे, और लेकिन मेरी 50 लाख तक की कैश की ट्रांजैक्शन भी है। आप पहले जवाब दे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है बजट में। उसको 2 करोड़ सीमा होती थी, 2 करोड़ से नीचे के जो व्यापारी होते थे वो उसको ले पाते थे, उस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है। प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट 50 लाख थी, उसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। पर अरोड़ा साहब ने जो बात कही, इन्होंने एक बात मैं ध्यान से सुन रहा था कि इनके 50 लाख के कैश के ट्रांजैक्शंस है। तो अगर आपने वित्त मंत्री महोदया की स्पीच ध्यान से सुनी तो उन्होंने साफ साफ बोला कि 5% से ज़्यादा कैश के ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में जाना चाहते हैं। अब तो अरोड़ा साहब करेंगे नहीं कैसे ट्रांजैक्शन, तो इसलिए तो 2.5 करोड़ अगर इनकी टर्नओवर है वैसे ही एलिजिबल हैं अगले साल से, पर क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन है तो मैं इनको सलाह ये दूंगा कि अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो अगले साल आप कैश के ट्रांजैक्शन अपने 5% पे ले आइए, यानी कि 2.5 करोड़ का बना करीब 12.5 लाख आप उस पर ले आइए। उसके बाद आप बड़े शौक से प्रिजम्पटिव, बड़ा फ़ायदा है लक्ष्मण प्रिजम्पटिव में जाने का, कोई खाते नहीं रखने, कोई बुक्स नहीं रखनी, सीधा 6% टैक्स कैलकुलेट करके जमा करा दीजिए। तो आप उन लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस बजट से। हालांकि आप अमिताभ बच्चन है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन रहे हैं। जी जी जी, वाकई फ़ैन है, कुछ डायलॉग और सुना दीजिए इसी बहाने। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात है, तो लाइन यहीं से शुरू करते हैं। आपको ऐसा कोई सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा यूके में पढ़ता है, तो रेमिटेंस पे है उस पर कितना टैक्स लगेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग लक्ष्मण आजकल रेमिटेंस तो पे कोई बदलाव किया गया है? बिल्कुल बदलाव किया गया है और बहुत सारे लोग बाहर पैसा भेजते हैं आजकल। तो मेरी जानकारी के हिसाब से 12-13 लाख बच्चे इस समय भारत से बाहर पढ़ने जाते हैं और उस पर 5% TDS था रेमिटेंस पे। आपको याद होगा हमने पहले टैक्स गुरु में डिस्कस किया था। या आप कोई टूर पैकेज लेते हैं बाहर का करते हैं, अब वो बढ़ा के 20% कर दिया गया। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए भेज रहे हैं तो TCS के रूप में, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, आपको उसमें से 2 लाख जमा कराने का। पर इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये टैक्स अप फ्रंट आपके पैन में 26AS में दिखता है, इसका आप बाद में क्रेडिट लेके रिफंड भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए सवाल का जवाब, और आपको क्या लगता है फायदे का सौदा है कि कुछ नुकसान होने वाला है? ठीक है, जो गवर्नमेंट करती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट हैं? मैं एम्स में था अच्छा। और सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन पे काम किया हुआ है। अच्छा। जो फर्टिलिटी वैक्सीन है, और आने वाले समय में जो हम इंजेक्शन कोरोना का देखा है, ऐसी आने वाले समय में वैक्सीन दी जाएगी जिससे हम मेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करेंगे। जो बच्चों की समस्या है, कंडोम की है, वो सब बंद हो जाएगी और वैक्सीन से ही काम होगा। अच्छा, तो बहुत एक्सपर्ट आपसे अलग से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। मैं लक्ष्मण इनको एक स्पष्टीकरण और दे दूं कि एजुकेशन पे भेजने पर नहीं है, बाकी जितनी रेमिटेंसेस आप भेजते हैं उस पर है। अच्छा, ये बड़ी सफाई है, पर पैसे बहुत लोग बाहर भेजते हैं। और इससे आपने पूछा ना कि इससे नुकसान फ़ायदा क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है।
लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आपके टैक्स जमा होगा, जब तक रिटर्न फाइल करेंगे रिफंड आएगा, पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, आप तो जानते हैं, तो पैसा उतनी देर के लिए फंसा रहेगा। मतलब किसी ने 10 लाख भेजने हैं तो उसके 12 लाख रुपए यूज़ हो जाएंगे, 2 लाख रुपए फंसे रहे। लेकिन ये तो एजुकेशन के लिए आप भेज रहे हैं, आपका बेटा वहाँ पढ़ते हैं जी, तो इन पे तो एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात है। एजुकेशन है कि बिजनेस के लिए? नहीं, मेरा तो बच्चा एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में चिंता की बात नहीं है, पर 20% कर दिया गया है फॉरेन रेमिटेंसेस पे TCS। इसके पीछे कोई खास मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि वित्त मंत्रालय को ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है, तो और TCS 5% TDS जब आप काट रहे थे तो लोग उसको भेज देते हैं, पर फिर भी वो रेगुलेशन से बाहर रहता है। अब जब 20% होगा तो अपने आप लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और सरकार के पास टैक्स पहले ही आ जाएगा अगर उस पर बनता है तो। क्योंकि मान लीजिए उस पर 20% बनता है, आपने तो 5% लिया है, वो एस्केप हो जाता है, बाद में फिर प्रोसीडिंग्स चलती मुझे है। लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे भी कंट्रोल होगा, जो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग पे भी मेन कंट्रोल प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग की होती है। आप बहुत गौर से सुन रही हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं है? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन हमें इस बजट से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? ये सवाल बहुत जायज़ है, चूँकि वित्त मंत्री भी महिला हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला वित्त मंत्री, महिला राष्ट्रपति, तो ये सत्र बड़ा उपयोगी होगा उनके। और सब महिलाएं, लक्ष्मण, कल जब बजट स्पीच उस दिन आ रही थी तो सब महिलाएं उसको बहुत गौर से सुन रही थी कि शायद कोई अनाउंसमेंट आए, पर महिलाओं के लिए टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान अभी भी नहीं आया है। एक मैं इनको खुशखबरी जरूर दे दूं, क्योंकि महिलाओं की बात आई है, तो महिला सम्मान निधि करके एक नई स्कीम लॉन्च की गई है 2 साल के लिए, हालांकि टैक्स से संबंधित नहीं है। 7.5% इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए आप इसमें लगा सकते हैं, और 2 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। टैक्स में अफसोस है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं खुशी इस दिखाई बात से हो जानी चाहिए कि वित्त मंत्री महिला है, उन्होंने बजट पेश किया, ये भी तो खुशी का हाँ, मौका ये है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोगों के प्रावधान आए एक महिला के मुख से निकल के आए। महिला के मुख से निकल गए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मेरी एनुअल इनकम लेस दैन 20 लाख रुपीज़ है, तो मैं GST के दायरे में नहीं आता हूँ। जो कहीं मैं बिजनेस अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट खुल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी हाँ, बिल्कुल। जब बैंक के पास जाते हैं ना छोटे व्यापारी खोलने, तो बैंक कहता है साहब आप ID दिखाइए, और अपनी ID नहीं, अपना आधार नहीं चलता इसमें वो बिजनेस के कोई रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो अब कल बजट में जो अनाउंसमेंट की गई, पैन को बिजनेस आइडेंटिफायर बना दिया गया है, यानी कि अब पैन आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बन जाएगा। इसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है, कोई और रजिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा बदलाव है। शॉप एक्ट, कोई भी और रजिस्ट्रेशन नहीं। आपके बिजनेस की आइडेंटिटी अब पैन बैंकों को या कहीं भी जरूरत है उसको मानना पड़ेगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो बिजनेस का आधार पैन बन गया है। बिजनेस का आधार पैन बन गया। अब वो कहें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। आप कुछ बोल रहे थे? सर ये मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, और मैंने 22 तक का अपना रिटर्न भर दिया था, तो अब उससे कुछ फ़ायदा मुझे इस बजट से मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, देखिए, कंसल्टेंसी बिजनेस है, आपने पिछले साल के रिटर्न फाइल करिए, आपका टैक्स कटा था? हाँ, कटा था थोड़ा। टैक्स कटा था। टैक्स इस साल कटा है, पिछले साल कटा है? नहीं, अब कट गया ना सर। हाँ, तो देखिए ये बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। होता क्या है कि कई बार जहाँ जो टैक्स काटने वाली एजेंसी होती है वो अगले साल में टैक्स काटती है, और इनकम आपकी पिछले साल की है, तो रूल के हिसाब से आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। जिस साल इनकम हुई है तो टैक्स कटता था अगले साल, तो अब वो टैक्स वापस नहीं ले पाते थे। आपको याद होगा टैक्स गुरु में बहुत सारे इसके मामले में सवाल आए हैं, जिस पर हम लोग आवाज़ उठाते भी थे, बिल्कुल आपको प्रावधान करें। अब आपका टैक्स अगले साल भी कटा है, तो एक एप्लीकेशन डाल के आप उसका रिफंड ले सकते हैं या उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये फेरबदल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग टैक्स गुरु में दर्शक हमारे सवाल पूछते थे और जो हम लोग मांग करते थे, वो बातें लगता है वित्त मंत्रालय तक पहुंची हैं, और उस तरह से कई बदलाव किए गए हैं ताकि अनावश्यक रूप से कोई टैक्स पर इसमें परेशान ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोई भी सवाल हमारे पास आएंगे तो हम लोग दर्शकों के जवाब देंगे। और आपके पास भी कोई सवाल हो तो हम लोग का शो यहीं ख़त्म नहीं होता है, आप अगले एपिसोड के लिए सवाल भेज सकते हैं। और ईमेल ID है tax@moneycontrol.com। आप जो भी सवाल भेजें अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि फिर आपसे हम फ़ोन पे बात करेंगे और अपने जाने माने टैक्स एक्सपर्ट से सीधी आपकी बात कराएंगे। और फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।